नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले 4 व्याख्यानों में मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में बताया और उसके विभिन्न पक्षों की चर्चा की। इसके अंतर्गत मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसके प्रमुख अंग जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद सम्मिलित थे, उनके बारे में बताया। आज मैं आपके सामने उसके एक अन्य अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा करूंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को स्वतः ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य मान लिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख रूप से कानूनी संस्था है जो कानून से संबंधित विवादित प्रश्नों पर विचार करता है। सदस्य राज्य तथा सुरक्षा परिषद इसके सामने अपने विवाद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय राष्ट्रसंघ के दिनों से ही हेग में स्थित है, जिसका भवन स्वर्गीय कार्नेगी ने बनवा कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। ये सदस्य स्वयं में से अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष है तथा 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का तत्काल पुनः निर्वाचन किया जा सकता है, किंतु किसी भी देश से एक साथ 2 न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं किया जा सकता। भारत के श्री VN राव, RS पाठक तथा डॉक्टर नगेंद्र सिंह इसके सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर नगेंद्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। जहाँ तक संभव हो, न्यायाधीशों के चयन में यह ध्यान रखा जाता है कि सभी भौगोलिक क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व हो। न्यायालय के निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, पर असहमति निर्णय तथा अलग से अपनी राय भी दी जा सकती है। न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। यह अपनी कार्य प्रक्रिया तथा नियमों का निर्माण स्वयं करता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, किंतु न्यायालय से पुनर्विचार की प्रार्थना अवश्य की जा सकती है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। तो पहले हम लेते हैं ऐच्छिक क्षेत्राधिकार को। यह उन सभी विवादों से संबंधित है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या से उत्पन्न होते हैं। जब कभी 2 अथवा 2 से अधिक विवादग्रस्त प्रश्न पक्ष स्वयं न्यायालय से अपील करते हैं, तो न्यायालय उनका मुकदमा सुन सकता है तथा उस पर अपना निर्णय दे सकता है। किंतु अगर कोई भी एक पक्ष मामले को न्यायालय के पास ले जाने से इनकार करता है, तो न्यायालय उस स्थिति में अपना निर्णय नहीं दे सकता। ये तो हुआ बच्चों ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अब आते हैं हम अनिवार्य क्षेत्राधिकार की तरफ। जब कोई राज्य स्वयं यह घोषणा करता है कि वह स्वयं अपने सभी वैधानिक विवादों में जिसका संबंध संधियों की व्याख्या से हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून से हो, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन से हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन से उत्पन्न प्रतिकारात्मक कार्यवाही की प्रकृति अथवा इसकी मात्रा से हो, न्यायालय का निर्णय स्वीकार करेगा, तो इसे उस देश का वैकल्पिक निर्णय तथा न्यायालय का अनिवार्य क्षेत्राधिकार कहा जाता है। वैकल्पिक इसलिए कि राज्य को ऐसी घोषणा करने का विकल्प प्राप्त है। इस संबंध में न्यायालय के निर्णय उन्हीं देशों पर लागू होते हैं जो इस तरह की घोषणा करके न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए ओपनहाइम ने इसे वैकल्पिक अनिवार्य क्षेत्राधिकार कहा है। अब बच्चों, अगला क्षेत्राधिकार है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की महासभा, सुरक्षा परिषद अथवा अन्य कोई अंग या विशिष्ट अभिकरण न्यायालय से किसी भी वैधानिक प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं। सामान्यतः न्यायालय के निर्णय की अनुपालना की जाती है, किंतु अगर कोई पक्ष निर्णय नहीं मानता तो उस प्रश्न को सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया जाता है, जो ऐसे देश के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने अपने कार्यकाल में ऐसे अनेक निर्णय दिए हैं, जैसे 1947 में किसी राज्य को
सदस्य बनाने हेतु शर्तें, 1949 में संयुक्त राष्ट्र की सेवा में हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति, तीसरा 1950 में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, चौथा 1962 में संयुक्त राष्ट्र के कुछ व्यय तथा 1970 में दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में उपस्थिति के वैधानिक परिणाम आदि। अनेक राज्यों ने अभी भी न्यायालय के निर्णयों को बाध्यकारी मानने की घोषणा नहीं की है तथा संयुक्त राष्ट्र सहित उसके अनेक अंगों ने भी इसके पास वैधानिक परामर्श हेतु कम ही प्रार्थना की है। यही नहीं, सुरक्षा परिषद तक ने अनेक बार कानूनी मामलों को राजनीतिक रूप से ही सुलझाने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आशा के अनुरूप उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सका है। इसका मुख्य कारण इसके सदस्य देशों का असहयोग तथा अवहेलना है। इस न्यायालय को अधिक शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो बच्चों, ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में चर्चा। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं इसके अंतिम अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम अंग सचिवालय के संबंध में आपके साथ चर्चा करूंगी। धन्यवाद।